एबीआर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बिहार का प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन बिहार की बात की जाए तो प्राचीन बिहार में देखा जाए तो पाषाण काल का वर्णन है, वैदिक काल का वर्णन है, महाजनपद काल का वर्णन है, बौद्ध एवं जैन धर्म का वर्णन है, मौर्य एवं गुप्त वंश का वर्णन है। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो हमारा प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। इसका स्रोत क्या है? तो स्रोत को हम देखते हैं, यहाँ पर है कि प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोत का उपयोग किया जाता है। एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। कितने प्रकार का स्रोत? दो। एक हो गया पुरातात्विक, दूसरा हो गया साहित्यिक स्रोत। अगला है पुरातात्विक स्रोत, यानी जो पहला टॉपिक हम यहाँ पर है, पहला पॉइंट पुरातात्विक स्रोत, उसको देखते हैं विस्तार से कि पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद यानी चिरांद का पड़ता है सारण में, चेचर जो वैशाली में है, मनेर पटना में है, एवं सोनपुर जो सारण से ताम्र प्रशस्त वस्तु और मृदभांड प्राप्त हुए। अगर आपसे प्रश्न आए कि ताम्र प्रशस्त्र वस्तुएं कि मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तो ये मुंगेर से, चिरांद से, चेचर से, मनेर से, सोनपुर से। ये अक्सर प्रश्न जो बीपीएससी पूछता है, एक से अधिक जो सही है उसमें। अगला है कि मौर्य कालीन अभिलेख लौरिया नंदन, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी मौर्य कालीन जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो कहाँ कहाँ से हुए हैं? तो वो प्राप्त हुआ है लौरिया नंदन से, लौरिया अरेराज से, रामपुरवा से। अगला है कि परावर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। अब साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में रामायण, महाभारत, पुराण और बौद्ध रचना में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचना में है भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज, इंडिका, फाहियान, इत्सिंग, हैंसोंग के यात्रा वृत्तांत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। ये था हमारा साहित्यिक स्रोत। अब पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण या पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल के पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसके जो 3 भागों में विभाजित किया गया वो तीनों भाग इस प्रकार है: पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें सबसे पहला है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में बोला गया कि इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। मानव क्या था? आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। अगला है कि दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए? मुंगेर और नालंदा से। अगला है हमारा सवाल, यह अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। अब बात आती है मध्य पाषाण काल की। तो इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक थे। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया। पहले क्या था? मानव जो है
खाद्य संग्राहक था, अब ये उत्पादक हो गया और मानव बस्तियों में निवास करने लगा। नवपाषाण काल के अवशेष के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो कि सारण में है, चेचर जो वैशाली में है, मनेर जो पटना में है, सनुआर जो रोहतास में है, वहाँ से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की प्रमुख कैमूर की पहाड़ियाँ नवादा एवं जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं कैमूर की पहाड़ियों से, नवादा से, जमुई से। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। कितना है? 2500 ईसा पूर्व के हैं। अगला है ताम्रपाषाण काल। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। अब है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पूर्व वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा किसमें मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत से मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। विदेह के रूप में उसमें दर्शाया गया है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात शब्द से संबोधित किया गया है। प्रश्न आएगा कि कीकट एवं व्रात शब्द से संबोधित किया गया है बिहार को किस वेद में, तो इसका जवाब होगा ऋग्वेद में। वराह पुराण से कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है किसमें, तो वराह पुराण में। अब है महाजनपद काल। महाजनपद काल को अगर हम देखें तो प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में तथा अंत में महाजनपदों के रूप में हुआ। यानी कबीले में जब राजनीतिक उत्थान शुरू हुआ तो पहले जन से फिर जनपद, जनपद से फिर महाजनपद के रूप में हुआ। महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत एवं मध्य भारत में था। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है। यह महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बना। बौद्ध ग्रंथों के अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। कितने महाजनपद की जानकारी? 16 महाजनपद की जानकारी जैन धर्म के भगवती सूत्र में और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। अब ये है हमारा 16 महाजनपद, उसकी राजधानी और उसका वर्तमान क्षेत्र, जिसको अभी हम देखेंगे। सबसे पहला आता है हमारा मगध।
मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी। और अभी वर्तमान क्षेत्र देखा जाए तो ये बिहार में पटना, गया और नालंदा वाला क्षेत्र है। अंग की राजधानी चंपा। वर्तमान में बिहार में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र जो है वो अंग महाजनपद का क्षेत्र है। अब अगला है वज्जी संघ की राजधानी वैशाली, जो वर्तमान में बिहार के वैशाली एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है। चौथा है काशी की राजधानी वाराणसी ये जो वर्तमान क्षेत्र देखा जाए उत्तर प्रदेश का वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में पड़ता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज या इसका पुराना नाम इलाहाबाद बोल सकते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक है। वर्तमान क्षेत्र दिल्ली। पांचाल की राजधानी अहिछत्र, जो उत्तर प्रदेश के बरेली एवं बदायूं वाला क्षेत्र है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो उत्तर प्रदेश का मथुरा क्षेत्र। चेदी की राजधानी शुक्तिमती, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के क्षेत्र में, यानी कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का ग्वालियर वाला क्षेत्र। अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में था। एक बार और इसको रिवीजन करते हैं हम सिर्फ और राजधानी। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रिज। अंग की राजधानी चंपा। वज्जी की राजधानी वैशाली। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिछत्र। सुरसेन की राजधानी मथुरा। चेदी की राजधानी शुक्तिमती। अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती। अब अगला है हमारा मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो राजस्थान का जयपुर में पड़ता है। वर्तमान में राजस्थान का जयपुर। असमक की राजधानी पोर्टन या पोर्टली, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। ये जो है खासकर से याद रखना है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? असमक, जिसकी राजधानी पोर्टली या पोतन थी। कंबोज की राजधानी हाटक, जो वर्तमान के पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित यानी वो वाला क्षेत्र। कांधार की राजधानी तक्षशिला, पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान का वर्तमान का क्षेत्र। अब है 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार बिहार में था। सबसे पहला है वज्जी या लिच्छवी, जो वैशाली मुजफ्फरपुर के क्षेत्र है। मगध, जो पटना, गया, नालंदा का क्षेत्र है। अंग, जो भागलपुर, मुंगेर का क्षेत्र है। अब देखिए कैसे जो है हमारा जनपद बना, महाजनपद बना। पहले क्या हुआ करता था? कबीला। उसके बाद क्या बन गया हमारा? जन। उसके बाद क्या बना? जन से जनपद। जनपद से फिर क्या बन गया? महाजनपद। यही था हमारा विभाजन। किसकी वजह से हुआ? राजनैतिक उत्थानों की वजह से। अब है वज्जी संघ। वज्जी संघ या महाजनपद। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ यानी अठकूल था। लेकिन वज्जी, जिसमें लिच्छवी, क्यात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इच्छाबुक, इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में महाजनपदों की संख्या यानी राज्यों की संख्या 8 थी। आठों की बात किया जाए, वज्जी था, लिच्छवी था, यात्रिक था, विदेह था, उग्र था, भाग था, कुरु था और 8वां इच्छाबुक। इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद थी। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध कौन सा था जनपद? लिच्छवी जनपद। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी।
वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा किसको दी जाती है, गणतंत्र कौन था? तो याद रखना है कौन? लिच्छवी। मगध महाजनपद। मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी थी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। यह 5 पहाड़ियों रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी एवं विप्लाचल से घिरा नगर था। आगे बढ़ते हैं। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अब है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। यह हमारा चित्र था तीनों महाजनपद यानी मगध, अंग और कौन? लिच्छवी से। तो देखा जाए यह हमारा बिहार है। इसमें उत्तर बिहार में पूरे का पूरा उत्तर बिहार में वज्जी संघ या लिच्छवी महाजनपद का शासन रहा है और दक्षिण में 2 मगध महाजनपद और अंग महाजनपद। इसको ध्यान में रखेंगे। अब है मगध का उत्कर्ष। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। मगध के उत्कर्ष के कारण क्या थे? तो मगध के उत्कर्ष का मुख्य रूप से 4 कारण था जो यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहला कारण देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एवं सुरक्षित क्षेत्र था। अगला है कि मगध नदियों से घिरा प्रदेश था जहां उर्वरक जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी जो कृषि के दृष्टिकोण से अनुकूल थी। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा थी। मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। ये 4 पॉइंट था। क्या था? मगध का उत्कर्ष होने के कारण यहाँ इसकी राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और ये जहाँ पर अवस्थित था वो नदियों से घिरा हुआ था जिसकी वजह से उर्वर जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी और नदी अधिक होने के कारण सिंचाई में भी दिक्कत नहीं होता था और यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वन एवं लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। अब आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश 500 से 412 ईसा पूर्व। बिंबिसार सबसे पहले नाम आता है बिंबिसार जो 544 से 492 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा, यह जीवन काल रहा। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में किया था। यानी हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। कब? 544 ईसा पूर्व में। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? बिंबिसार को। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। यानी ये जो साम्राज्य को बढ़ाने विस्तार करने का कार्य किया। कौन सी नीति? विवाह नीति का। कौन? बिंबिसार। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी
कौशल की राजकुमारी थी। कौशल देवी पहली पत्नी किसकी? बिंबिसार की। वो कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज या उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ? काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेल्हना या चेलना थी। चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। ये तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रघोत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रघोत से मैत्री संबंध बनाया। अब है आगे। बिंबिसार ने चंडप्रघोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि बिंबिसार ने चंडप्रघोत के उपचार के लिए किस अपने राजवैद्य को भेजा था? तो उसका नाम है जीवक। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। अब है अजातशत्रु। अजातशत्रु का शासनकाल रहा है 492 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। अजातशत्रु का वास्तविक नाम क्या था? कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया। यानी जो पहली पत्नी थी उनके मतलब वहाँ से जो इनको पहला उपहार प्राप्त हुआ था शादी के बाद, वो काशी वो इनकी मृत्यु के बाद वो फिर वापस ले लिया। प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में सर्वप्रथम यानी प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। अजातशत्रु ने 483 ईस्वी में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। उज्जैन। अब बात आता है उज्जैन का। उज्जैन का शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व था। सिहली अनुसूत्रियों के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उज्जैन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र ले आया। गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र थे। कौन? अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। नोट: हर्यक वंश को पितृहत्ता वंश भी कहा जाता है। पितृहत्ता वंश भी कहा जाता है। अब है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो 412 से 344 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद काला अशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। काला अशोक के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। किसके समय में? काला अशोक के समय में मगध की राजधानी कहाँ हो गई? पाटलिपुत्र हो गई। काला अशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। काला अशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था।
अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बार-बार देख रहा हूँ कि प्रथम बहुसंगीति, द्वितीय बहुसंगीति, तृतीय बहुसंगीति। इसमें याद रखना है एक ट्रिक अका अक, अका अ से अजातशत्रु, क से काला अशोक। अभी 2 टॉपिक देखें, फिर 2 नाम आपको आगे मिलेगा, अशोक और आगे मिलने वाला है। अब है नंदवंश जो 344 से 300 ईसा पूर्व, 344 से 300 ईसा पूर्व। महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया था। महापद्म नंद ने एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की थी। तो एकराट एवं एक छत्र की उपाधि धारण किसने किया था? महापद्म नंद ने। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। उग्रसेन किसे कहा गया है? तो महापद्म नंद को। किसमें? पाली ग्रंथों में। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। महापद्म नंद ने पांचाल, इक्ष्वाकुट, काशी, अश्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय में हुआ था। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मगध सम्राट महापद्म नंद था। कलिंग पर, अच्छा प्रश्न है, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मगध सम्राट महापद्म नंद था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद के समय से ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। अब है नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? व्यास नदी को। अब आगे बढ़ते हैं। बोला कि घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। अब है मौर्य वंश का शासनकाल 321 से 184 ईसा पूर्व तक रहा है, जिसमें सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासनकाल रहा है 321 से 298 ईसा पूर्व। अब है आगे जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। तो सेंड्रोकोट्स के नाम से किसको जाना गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसने कहा? जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में चिन्हित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य या कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के पश्चात संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। कितना हाथी? 500 हाथी उपहार में दिया था। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया ने सेल्यूकस की पुत्री से हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक तथा पूर्व में बंगाल तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा,
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जो पड़ता है चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपना प्राण त्याग दिए। अब है बिंदुसार। बिंदुसार, ये इस विधि को याद रखना है। कौन सा विधि? संलेखना विधि। बिंदुसार का शासनकाल रहा 298 से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसने औमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम भी दिया गया है। उसे क्या? औमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम भी दिया गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसके अनुसार? स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायोनोसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक के संप्रदाय के संस्थापक मखली या मौखली पुत्र गोसाल थे। अब बात आता है अशोक का। अशोक, जिसका शासनकाल 269 से 232 ईसा पूर्व था। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य राजवंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा, लेकिन वह इससे पूर्व कहाँ का राज्यपाल था? तो जवाब आना चाहिए उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया है। मौस्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेतुर तथा उद्गोलम के अभिलेख में अशोक का नाम यह उल्लेख मिलता है। अशोक का नाम उल्लेख मिलता है किसमें? मौस्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेतुर तथा उद्गोलम के अभिलेख में। सिहली अनुश्रुतियों यानी बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा। हालांकि अन्य स्रोत में इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध यानी जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया गया था। कलिंग को मगध में सम्मिलित किया गया था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यदान भी बोल सकते हैं, दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के शासनकाल के महत्वपूर्ण वर्ष अब इसको हम चिन्हित करेंगे। 9वें वर्ष कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा, 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष धर्म का शिलालेख का अंकन, 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। ये उनके जीवन काल का वर्णन था कि 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन, 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, 20वें वर्ष में बनाई गई लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसने? अशोक ने। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में कराया था। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारी ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल,
बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालीसूक, देववर्धन, शतधनुष एवं बृहद्रथ थे। ये 10 उत्तराधिकारी थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था। मौर्य काल का शासनकाल कितना वर्ष था? 137 वर्षों का था। अब है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था में राजा संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होता है। राजा में प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक शक्ति निहित थी। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश यानी केंद्र, प्रांत, विषयक या विषय, ग्राम में किया गया था। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश, प्रांत, विषय, ग्राम में किया गया था। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य यानी प्रशासनिक अधिकारी एवं तीर्थ उच्च अधिकारी होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या 18 थी। अब है प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित है। समाहर्ता। समाहर्ता जो राजस्व विभाग का प्रधान हुआ करता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का प्रधान। पन्या अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रधान। अब है अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार। सेनापति सैन्य विभाग। सेनापति सैन्य विभाग। कौटिल्य ने मौर्य शासनकाल के संबंध में सप्तांग सिद्धांत दिया था। तो सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? कौटिल्य ने मौर्य शासनकाल के संबंध में सप्तांग सिद्धांत दिया। इसके अनुसार एक राज्य 7 परस्पर तत्वों पर निर्भर होता है। स्वामी यानी शासक, आमत यानी मंत्री, जनपद क्षेत्र और उसके लोग, दुर्ग यानी किला, कोष मतलब खजाना, दंड यानी सेना और दमनकारी शक्तियों, मित्र यानी सहयोगी। मौर्य काल की 4 प्रकार की सेना एवं उसके अध्यक्ष। पैदल सेना के अध्यक्ष को पातलाध्यक्ष बोला जाता था। हाथी सेना के अध्यक्ष को हस्ताध्यक्ष बोला जाता था। घुड़सवार सेना को अश्वाध्यक्ष बोला जाता है। रथ सेना को रथाध्यक्ष बोला जाता था। अब है न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद उसका न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित थी। नंबर 1 धर्म स्थायी यानी दीवानी न्यायालय। दूसरा संकट शोधन फौजदारी न्यायालय। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्री में जासूसों को चर कहा गया है। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी। गुप्तचर व्यवस्था कितने प्रकार? 2 प्रकार की। नंबर 1 संस्था एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करे। दूसरा संचार घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करे। मौर्य प्रशासन काल में 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था। अवंती का राज्यपाल कौन? अशोक हुआ करता था। अब है उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद स्वर्णशिरी, प्राच्य यानी पूर्वी पाटलिपुत्र, अवंती उज्जैनी, कलिंग कौशल। कलिंग कौशल या तोसली। प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था। विषय का प्रधान विषयपति तथा प्रादेशिक कहलाता था। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। अब है 10 गांव के प्रमुख समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था। 10 गांव या ग्राम के समूह को गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे, अर्थात कुल 30 सदस्यों द्वारा नगर का संचालन किया जाता था। प्रथम समिति कारीगरों एवं शिल्पकारों की निगरानी। द्वितीय समिति विदेशों या विदेशियों की देखभाल। तृतीय समिति जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। चतुर्थ समिति वाणिज्य
व्यापार एवं माप तौल। पंचम समिति, पांचवा समिति कारीगरों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री। छठा समिति व्यापार पर चुंगी की वसूली। अब है नगर बोर्ड के सदस्य नगर में साफ सफाई, सार्वजनिक भवन की देखभाल का कार्य करते थे। इन्हें अष्टनोमई कहा जाता था। अर्थव्यवस्था, अब आता है अर्थव्यवस्था। मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत कृषि, उद्योग एवं व्यापार था। कौन कौन था? कृषि, उद्योग एवं व्यापार था। सर्वाधिक का आय कृषि से प्राप्त होती थी। कृषि पर 1/6 कर प्राप्त किया जाता था। 1/60 यानी 1/6 प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। यानी उद्योग एवं व्यापार से कितना टैक्स लिया जाता था? 1/10। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भरौच या भरूच, जो कि गुजरात में पड़ता है। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। सामाजिक व्यवस्था, कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्णों में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्णों में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। नंबर 1 दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले हैं। इस काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। रूपा जीवा कहा जाता या फिर कहा गया। मौर्य काल के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों, स्थापत्य कला को राजकीय कला तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को लोक कला के रूप में जाना जाता है। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। स्थापत्य कला में राजप्रासाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुहा विहार प्रमुख है। राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति एवं स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। लोक कला के रूप में यक्ष या यक्षिणियों की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इसका प्रमुख उदाहरण दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ चामर ग्राहनी यानी यक्षिणी की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं हम बौद्ध धर्म के बारे में।